वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। उसके के सारे वंश के बारे में हम देखेंगे और ये सारे वीडियोस मैं आपको 7th बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ। अगर अलग से हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे जब अलग से हम दिल्ली सल्तनत का वीडियो अपलोड करेंगे तो सारा स्टोरी फॉर्मेट में डालेंगे। फिलहाल एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक्स है और जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, वो तथ्य यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। सो अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और मैं माफ़ी चाहूँगी अगर कहीं भी आपको वॉइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि कफ एंड कोल्ड है तो इट विल टेक सम टाइम। उसके बाद फिलहाल आपको जो भी कंटेंट्स है उसमें कोई कमी नज़र नहीं आएगी। अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है या कुछ और रहना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो फर्स्ट हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेके बैठिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, जो भी फैक्ट्स लगते हैं कि जैसे ये नोटेबल है, आप प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम से पहले आपके पास एक शॉर्ट नोट्स हो रिवाइज करके जाने के लिए। दिल्ली सल्तनत पर काबिज होने वाला पहला वंश जो था वो कौन था? ये था गुलाम वंश। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत जो है ये 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक का काल दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है और यह काल कई राजवंशों और विभिन्न शासकों का गवाह रहा है। दिल्ली सल्तनत के कुछ प्रमुख राजवंशों और शासकों की सूची जो है ये हम नीचे देखने वाले हैं। राजवंश का नाम जो है ये है गुलाम या ममलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सबसे पहले इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे गुलाम वंश के बारे में, जिसको आप मामलुक वंश के बारे में भी मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो गुलाम वंश में कौन कौन आया शासक, उसकी अवधि क्या थी और उसकी योजना जो है वो क्या थी, आयोजन जो है माफ कीजिएगा वो क्या थी, ये हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। से लेके 1210 ईस्वी तक इसकी अवधि थी। मामलुक राजवंश का संस्थापक था और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आराम शाह जो कि 1210 से लेके 1211 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे बड़ा पुत्र था और शम्स उद्दीन इल्तुतमिश जो है ये 1211 से लेके 1236 तक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। रुकनुद्दीन फिरोज जो है ये 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश का पुत्र था और इसी के बाद रजिया सुल्तान आई थी जो कि 1236 से लेके 1240 तक इल्तुतमिश की बेटी और कुतुबुद्दीन ऐबक की पोती। फिर आता है मुइजुद्दीन बहराम जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, ये 1240 से लेके 1242 तक। इसके बाद हम अलाउद्दीन मसूद के बारे में देखेंगे जो 1242 से लेके 1246 ईस्वी तक रहा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का ये पुत्र था और नसरुद्दीन महमूद जो है ये 1246 से लेके 1266 ईस्वी तक रजिया के भाई की मृत्यु 1229 में हुई थी। और उसके बाद हमने देखा कि 1229 के बाद कितने सारे लोग आए हैं, कितने सारे शासक आए हैं और वो कौन कौन थे। गियासुद्दीन बलबन जो है ये 1266 से लेके 1286 तक नसरुद्दीन महमूद के ससुर और गुलाम वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। मुइजुद्दीन कैकूबाद जो है ये 1287 से लेके 1290 तक गियासुद्दीन बलबन का पोता था और कैमूर जो है ये 1290 से लेके मुइजुद्दीन कैकूबाद का पुत्र था। यहाँ से सबसे पहले जिसके बारे में हम देखेंगे वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में शपथ ग्रहण किया, बाद में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन की दानशीलता से प्रभावित होकर मिन्हाज ने उसे लाख बख्श के नाम से पुकारा। किसने? मिन्हाज ने। कुतुबुद्दीन ऐबक एक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया और ऐबक की मृत्यु जो है ये कैसे हुई? ये चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। उसको लाहौर में दफन किया गया। ठीक है।
हबीबुल्लाह द्वारा भारत में आए तुर्कों को मामलुक गुलाम की संज्ञा दी गई है और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। हसन निजामी एवं फखे मुदब्बिर जैसे विद्वान कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के रत्न थे। यहाँ से इतने सारे फैक्ट्स जो है यहाँ से क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम एवं दामाद जो था इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, टका, चांदी का एवं जीतल तांबा का जारी किया। उसके बाद हम इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं कि इसने भारत में इक्का प्रणाली का श्री गणेश किया। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चिहलगान के नाम से 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। और बगदाद के खलीफा अल इमाम मस्तनसिर बिल्लाह ने 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश के पद को वैधानिक मान्यता दी तथा उसे मुसलमानों के प्रधान तथा खलीफा के सहायक नासिर अमील उल मोमिन की उपाधि से विभूषित किया। नेक्स्ट हमारा देखना है रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कुछ दिन रुकनुद्दीन फिरोज का शासन रहा, परंतु उसकी अयोग्यता के कारण तुर्की अमीरों ने रजिया बेगम को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। फिर रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है, इसमें सुल्तान बनने वाली वह पहली महिला थी और रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों के समान काबा, चोगा एवं कुल्हा पहनकर दरबार की कार्रवाई में हिस्सा लिया। अब ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अबिसिनिया के हब्सी गुलाम जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने आमीर आखूर एवं मलिक हसन गोरी को सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया था और रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था। पूछा जाता है कैथल के निकट डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। ओके, यहाँ से कुछ और शॉर्ट्स पॉइंट्स ही हम रिवाइज कर रहे हैं जो एग्जाम में हमें जरूरत पड़ती है। फिर हम जैसे इल्तुतमिश के बारे में अलग सेपरेट वीडियो देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अलग सेपरेट वीडियो देखेंगे, बलबन के बारे में अलग देखेंगे। इस तरीके से हम प्रिपेयर कर लेंगे। अलाउद्दीन शाह जो है ये रजिया के बाद बहराम शाह एवं अलाउद्दीन शाह अल्पकाल के लिए शासक बना था और बलबन अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया था। ओके, ये बलबन जो है ये इल्तुतमिश का गुलाम था और नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि से विभूषित किया एवं सल्तनत का नाइब ए ममलिकात प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं नियुक्त कर शासन की वास्तविक शक्ति उसके हाथों में सौंप दी। किसने? नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि से विभूषित किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एवं सल्तनत का नाइब ए ममलिकात जो कि प्रधानमंत्री का पद होता है नियुक्त कर शासन की व्यवस्था शक्ति उसके हाथ में सौंप दी, बलबन के हाथ में सौंप दी। तुर्कान ने चिहलगान को बलबन ने नष्ट कर दिया और बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा एवं मंगोल आक्रमणों से सफलतापूर्वक उसकी रक्षा की। किसकी? दिल्ली की। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पैबोस जैसी परंपराएं चलाई, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। बलबन ने राजस्व का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया एवं खुद को ईरानी हीरो अफरसियाब का वंशज घोषित किया। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नौरोज त्योहार बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया। यहाँ पे हमने पूरा कहाँ तक कंप्लीट किया है? हमने देखा है बलबन तक। ओके, गयासुद्दीन बलबन तक। अब हम आते हैं खिलजी वंश पे। खिलजी वंश में क्या देखना है हमें? जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1290 से लेके 1296 तक, अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक रहा और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में जो कि 1216 से 1220 तक रहा। तो सबसे पहले अब हम खिलजी वंश की शुरुआत करते हैं। बलबन के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो पहले हम देख लेते हैं। बलबन ने दीवाने आरज केंद्रीय सैन्य विभाग जिसको कहते हैं एवं दीवाने बरीद जो कि केंद्रीय गुप्तचर विभाग है उसका गठन किया और बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जैसे कवि रहते थे। शमसुद्दीन कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। यहाँ से स्टार्ट होता है खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा।
जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त करके और खिलजी वंश की स्थापना की और जलालुद्दीन ने किलोखरी में अपनी राजधानी स्थापित की। फिर अलाउद्दीन खिलजी, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको हम देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी एवं स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन को बचपन में अली अथवा गुरशस्प के नाम से भी जाना जाता था। गुरशस्प के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी को बचपन में अली तथा गुरशस्प के नाम से भी पुकारा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए सिक्कों पर उसका नाम खुदवाना बंद कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को अमीर तुनुक उपाधि से विभूषित किया था। जलालुद्दीन खिलजी था कौन? अलाउद्दीन खिलजी का चाचा। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना, परमानेंट आर्मी जो है, इसका गठन किया था एवं सेना को नगद वेतन देने की परंपरा को शुरू किया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का हुलिया लिखने एवं घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने ही आर्थिक क्षेत्र में बाजार नियंत्रण व्यवस्था, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू की थी, जो पूछा जाता है। भू राजस्व की दर बढ़ाकर कुल उपज का 1/2 हिस्सा कर दिया था और खम्स, जो कि एक लूट का धन होता था, इसमें राज्य का हिस्सा 4 से बढ़ाकर करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का नेतृत्व कौन करता था? तो ये मलिक काफूर करता था। और राजस्व का दैवीय सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला शासक कौन था? ये था अलाउद्दीन खिलजी। इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और अमीर खुसरो, जिन्होंने सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो को तूती हिंद की उपाधि से विभूषित किया था और मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमियों को राजस्व सुधारों के तहत वापस लेकर अलाउद्दीन ने इन्हें खालसा राजकीय भूमि में तब्दील कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 2 नवीन कर चराई, जो कि दुधारू पशुओं पर लगता था, और गढ़ी, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगता था, इसको स्टार्ट करा। उसके बाद हम अलाउद्दीन खिलजी के बाद देखेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बाद हम देखते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा और ये भ्रष्ट शासक था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो खां ने कर दी थी। फिर तुगलक वंश के बारे में देखते हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक या ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश के शासन की स्थापना की। उसने 29 टाइम्स मंगोलों के आक्रमण को परास्त किया, विफल किया। ग्यासुद्दीन ने अपने साम्राज्य में सिंचाई व्यवस्था की तथा संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला वह प्रथम शासक था। ग्यासुद्दीन ने रोमन शैली में एक नवीन नगर तुगलकाबाद बसाया और इस शहर में 56 कोट नामक दुर्ग भी बनवाया। किसने? ग्यासुद्दीन तुगलक ने 56 कोट नामक दुर्ग बनाया। कहाँ? तुगलकाबाद में। यह नगर दिल्ली के नजदीक स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जौना खां दिल्ली के सिंहासन पर बैठा एवं इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जौना खां भी है। और मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकाल का सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य शासक था, लेकिन अपनी सनकी भरी योजनाओं के कारण इतिहास में यथेष्ट स्थान नहीं बना सका। इसने दीवाने आमिर को ही कृषि विभाग की स्थापना की और इब्न बतूता को 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता को 1342 ईस्वी में राजदूत बनाकर भेजा। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहाँ भेजा? तो चीन भेजा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इंशाए महरू नामक पुस्तक की रचना की। 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट
तोगन तिमुख ने अपना एक राजदूत भेजकर मोहम्मद बिन तुगलक से हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए अनुमति मांगी। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाई ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली और यह भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही कान्हा नायक ने वारंगल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई विरोध हुए। करा निजाम का विद्रोह हुआ, बिदर साहिब सुल्तान का विद्रोह हुआ और गुलबर्गा में अली शाह का विद्रोह हुआ। ये सब विद्रोह पूछा जाता है हमसे कि किसके शासनकाल में हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ। और इसकी मृत्यु कहाँ हुई, तो ठट्टा में हुई। और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार जियालुद्दीन बर्नी लिखता है कि अंततः जनता को उससे मुक्ति मिली एवं उससे जनता को मुक्ति मिली। ठीक है, जनता को उससे मुक्ति मिली और उसे जनता से मुक्ति मिले। इसके बारे में हमने इस वीडियो से पहले मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सारे फैक्ट्स पढ़ रखे हैं कि क्यों इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था, किस योजनाओं की वजह से इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी गया था। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फिरोज तुगलक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज तुगलक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात अगले सुल्तान के रूप में ठट्टा में उसका राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पे, तो ठट्टा में। फिरोज का राज्याभिषेक एक बार फिर से अगस्त 1351 में हुआ। कहाँ पे, दिल्ली में। और फतुहाए फिरोज शाही के अनुसार फिरोज ने राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन कराते हुए 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर जैसे खराज, लगान कर, जजिया, गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर, खम्स युद्ध में लूट माल का कर, माल पर कर और जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर आदि को ही प्रचलन में मुख्य रूप से रखा। तो ये सारे के सारे कर आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा और किस क्षेत्र में लिया जाता था ये भी हमें पता होना चाहिए। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था, तो ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने कृषि को उन्नत बनाने के लिए सिंचाई विभाग की स्थापना की तथा सिंचित भूमि पर कुल उपज का 1/10 भाग हर्क ए शर्ब जो कि सिंचाई कर था ये अध्यारोपित किया। फिरोज तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण उलुग खानी नहर थी जिसके द्वारा यमुना का पानी हिसार तक पहुंचता था। और इसने 300 नए नगरों की स्थापना की जिसमें मुख्य नगर जो थे ये कौन से थे, ये हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजापुर था। फिरोज तुगलक ने अशोक के खिजराबाद, टोपड़ा एवं मेरठ में स्थित 2 स्तंभों को वहां से स्थानांतरित कर दिल्ली में स्थापित करवाया। किसने, फिरोज तुगलक ने। और फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा दास थे, लगभग 1,80,000, और यही इसकी बर्बादी का कारण बना। इसको एक्चुअली दासों का बहुत ज्यादा शौक था और उसने उनके लिए दीवाने वंदगान जो कि दास विभाग था उसकी स्थापना भी करवाई थी अलग से। यहाँ से मोहम्मद बिन तुगलक की 5 विवादास्पद योजनाएं हम बताते हैं आपको, जो हमने पहले वीडियो में देख रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिसकी वजह से उसको पढ़ा लिखा विद्वान मूर्ख कहा गया। सबसे जो मेन था वो क्या था कि इसने राजधानी दिल्ली का दौलताबाद स्थानांतरण किया था। फिर दोआब क्षेत्र में भू राजस्व दर की कुल उपज का 1/2 हिस्सा कर दिया था। थर्ड था सोना चांदी के स्थान पर तांबे एवं पीतल के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, कराचिल का विफल अभियान, खुरासान का विफल अभियान। ये सारा का सारा हम विस्तार रूप से देख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में।
यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के बारे में। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक जो है ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था और इसी के शासनकाल में तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। मलिक शर्सक नामक एक हिजरे ने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जौनपुर को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो से सैयद वंश के बारे में देखेंगे, जिसमें हमें बात करनी है खिज्र खां के बारे में, अलाउद्दीन शाह आलम के बारे में, लोदी वंश के बारे में हम देखेंगे, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, सल्तनत प्रशासन के बारे में देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।